हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बीएसएफ के आरओआरएम जीके में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आपके रामसर साइट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो जियोग्राफिकल करंट अफेयर्स आपका जो दे रखा है तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा ये जो सब टॉपिक हैं ये कवर करा रही हूँ, क्योंकि आपके इनमें से एक ना एक क्वेश्चन नए बन ही जाते हैं। जैसे कि अभी जो नई 11 साइट्स अभी नई बनी हैं तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं तो जो पुरानी है जो हमारी झील है ये सब इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं अपना रामसर साइट्स के बारे में। पहले हम देखेंगे कि कितनी रामसर साइट्स हैं भारत में। तो भारत के सभी में कितनी है, 75 रामसर स्थलों की सूची है। ठीक है, सूची देखेंगे हम, भारत के सभी 75 रामसर साइट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं रामसर। ठीक है, रामसर क्या है? रामसर एक शहर है जो कहाँ है, जो है ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में है। एक शहर है जहाँ 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 2 फरवरी को क्या हुआ था? ईरान के जो शहर है रामसर में, उसमें जो आर्द्र भूमियाँ हैं हमारी, जो आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है, जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनका संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया था? एक प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, संधि या समझौते को रामसर समझौते के नाम से भी इसे क्या है जाना जाता है। जो संधि हुई थी फिर इसे क्या नाम दिया, क्योंकि ये ईरान का जो शहर है रामसर वहाँ पर हुई थी तो रामसर साइट से इसका नाम रख दिया गया फिर। और इसका उद्देश्य की बात करें तो ये जो संधि है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो संपूर्ण विश्व में, ठीक है, जो संपूर्ण विश्व है उसके सभी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थलों की सूची करना है। ठीक है, जितने भी आर्द्रभूमियाँ हैं उनको उनकी सूची बनाना है और उन्हें सुरक्षा करना है उनकी। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से क्या है प्रभाव में आया था। अगर आपसे रामसर साइट के अलावा आपसे पूछा जाए कि यह समझौता कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो याद रखना है ईरान के शहर है रामसर में, और 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था समझौता। लेकिन इसे लागू या प्रभावी कब किया गया था? तो वो किया गया था 21 दिसंबर 1975 में किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा सारी बातें जो जो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती है, व्हाट इज़ ए वेटलैंड। ठीक है, क्या होती हैं? तो पानी में जो स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, आपने देखा होगा कि थोड़ी मिट्टी में जब थोड़ा पानी होता है, ठीक है, क्या होता है? थोड़ा पानी होता है और थोड़ा सूखा सपन होता है, वो वहाँ पर मिट्टी कैसी हो जाती है? दलदली मिट्टी हो जाती है फिर वहाँ पर, कि थोड़ी सी गीली और थोड़ी सी नम। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? दलदली हो जाती हैं, ऐसी जैसे कि नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत में आपने देखा होगा कि हर वक्त थोड़ा थोड़ा तो उसमें पानी कम से कम जितना आपका पौधा रहता है उससे उसकी जड़ तक डूबा ही रहता है। ठीक है, उतना रहता ही है उसमें पानी। समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं जो आर्द्र भूमियाँ कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आर्द्र भूमियाँ किन्हें कहते हैं? आर्द्र भूमियाँ दलदल दलदल जो कि हल्का सा गीला और सूखापन जो आपस में मिक्सअप सा रहता है, उससे उन्हें ही क्या बोला जाता है? आर्द्र भूमियाँ बोला जाता है। अब देखते हैं कि आर्द्र भूमियाँ को, इनका महत्व क्या है, क्यों इन्हें मतलब क्यों इन्हें सूची किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, सूची में किया जाता है। तो देखते हैं कि इन्हें क्यों किया जाता है। आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। याद रखना,
अगर आपसे पूछा जाए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या है बन सकता है, और ये क्वेश्चन बनते भी हैं। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस की कितना, जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ठीक है, 2 फरवरी, इसकी कितनी 50वीं वर्षगांठ गांठ बनाई गई है। वर्ष 2021 के लिए विश्व आर्द्र भूमि विषय क्या रहा है? तो आर्द्र भूमि और जल। ठीक है, आर्द्र भूमि और जल क्या है, इसका वर्षगांठ रही है। तो ये हो गया है आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में देख लिया हमने क्वेश्चन। और आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जागरूकता फैलाने के लिए, जो हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं उनका महत्व समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या हुआ है, उसे देखते हैं। जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन की बात करें तो क्या हुआ है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि भारत जो सरकार है उसने 2012-13 में क्या किया है, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ है कि जो भारत है, ठीक है, भारत में जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भी कदम उठाए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। तो ये हो गया आर्द्र भूमि के संरक्षण के बारे में कि सरकार ने अपने स्तर पर क्या किया है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। कितने रामसर साइट हैं भारत में, हम देखते हैं तो कितने हैं, 75। कितना है, 75 हो गया है। कमेंट करके बताओ कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। आप मुझे बताओगे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। ठीक है, रामसर साइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और आपको बताना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं रामसर साइट को कौन कौन सी हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन रामसर शहर में होने के कारण इसका नाम रामसर समझौता पड़ा है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी थी कि इसका नाम रामसर समझौता क्यों पड़ा है। तो जो ईरान का शहर है उसमें 2 फरवरी 1971 को इसका सम्मेलन होता है, और जब से इसका नाम रामसर समझौता हो जाता है। अब देखते हैं हम अपना रामसर साइट्स में कौन कौन सी लिस्टिंग है। ठीक है, देखते हैं। तो चिल्का झील है, आपको पता है चिल्का झील कहाँ पर है। तो चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में। 1981 में इसे सूची में किया गया था। ठीक है, लिस्ट किया गया था इसे। अब बात करें चिल्का झील की, अगर मैं आपसे चिल्का झील के बारे में पूछूं कि चिल्का झील कैसी झील है, तो आप बताओगे मुझे कैसी झील है चिल्का। तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है ये। कैसी झील है ये, खारे पानी की। और चिल्का झील से लैगून झील, ठीक है, लैगून झील, कैसी झील, लैगून झील। तो लैगून झील क्या है, चिल्का झील। चिल्का झील से क्वेश्चन बहुत आता है, ये पूछ ले जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर है। तो चिल्का झील आप याद रखना, चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, केवलादेव जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजस्थान में, याद रखने की बात। नेक्स्ट है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है, ये है मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। हरिके झील पंजाब में है। सामर झील राजस्थान में है। ठीक है, सामर झील कहाँ पर है, राजस्थान में। अब बात करते हैं कंजली। कंजली झील कहाँ पर है, तो कंजली झील है आपकी पंजाब में। रोपड़ आर्द्र भूमि, ये भी पंजाब में। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोलोरू झील कहाँ पर है,
आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दीपोर बील। दीपोर बील क्या है? ठीक है, दीपोर बील क्या है? ये कहाँ है? असम में है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है। तोरसो मरोरी झील लद्दाख में है। ठीक है, तोरसो मरोरी झील लद्दाख में है। नेक्स्ट है अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी झील कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में आपके अष्टमुड़ी झील है। सस्तम कोटा झील कहाँ पर है? तो ये भी केरल में है। वेबनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये भी केरल में है। भोज आर्द्रभूमि ये मध्य प्रदेश में है। तो 3-4 तो यहाँ पर आर्द्रभूमि का ही मैंने आपको बता दिया है, जो कि केरल में है। आपको याद रहेगा, अष्टमुड़ी झील को केरल में, सस्तम कोट्टा झील केरल में, वेवनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र केरल में, भोज आर्द्रभूमि भूमि कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। भीतरकनिका का मैंग्रोव कहाँ पर है? उड़ीसा पॉइंट पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। पॉइंट केली मेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि कहाँ है? तो ये है पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में है। चंदेरटल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको पूरे तरीके से याद होने चाहिए। पीडीएफ मैं आपको दे देती हूँ, पीडीएफ भी आप पढ़ लिया करो। ठीक है, उसमें पीडीएफ में आपको जो आपको लगता है कि हमें याद नहीं रहेगा, तो आप उसमें क्या है कि अपना नोट करके रख लिया करो। ठीक है, नोट करके क्या है रख लिया करो। नेक्स्ट देखते हैं सुरीसर। सुरीसर और मानसर झील जम्मू और कश्मीर में। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ पर है भाई? ये है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरवन का डेल्टा। ये जो है सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये कहाँ है? ये है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, याद रहेगा आपको ये। नंदूर मध्यमेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और केशोपुर म्यानी की बात करें, केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पर है? पंजाब नांगल में है। वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नांगल। नेक्स्ट क्या है? नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये कहाँ पर है? ये है पंजाब में। कहाँ पर है? ये पंजाब में है। व्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? ये भी पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम जो करा रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको पता है एक याद बहुत आसानी से ये हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे हैं मतलब जो कि जैसे ये दोनों एक ही स्टेट से हैं, पंजाब से हैं, तो जल्दी आपको याद होंगे। ये दोनों उत्तर प्रदेश से हैं तो ये भी आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं राम समशपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है। तो ये तो चारों ही उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाता है कि एक ही स्टेट है, बस नाम आपको अलग अलग है, बाकी आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट की हैं। तो जियोग्राफिकल करंट अफेयर्स के बारे में आपसे आपका टॉपिक दे रखा है, तो ये आपको याद करना ज़रूरी भी बनता है। और आपका एग्ज़ाम नवंबर में 20-22 नवंबर का है शायद आपका एग्ज़ाम, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहीं पे आपकी ये हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बताऊंगी। ठीक है, कि जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं अनुच्छेद के बारे में, क्योंकि अनुच्छेद की क्या है कि हमारी अनुच्छेद की क्लास हो चुकी है, मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं और जहाँ तक मैंने पढ़ाए हैं वो ही मैं आपसे पूछूंगी।
ठीक है बच्चे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि अनुच्छेद अनुच्छेद कितना अनुच्छेद 14 क्या है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे क्या है भाई, ये आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 क्या है, ठीक है। आपको पता होगा कि समता का जो अधिकार है, जो समता का अधिकार है, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है वो है आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है। 14 से लेके 18 तक मौलिक अधिकारों में क्या है आपका, जो मूल अधिकार है हमारे, ठीक है, उनमें 14 क्या है, तो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता, ठीक है। क्या है भाई, विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता, सबके लिए क्या है, कानून बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा मूल अधिकार है, तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, ठीक है। किनको प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कुछ अधिकार कैसे हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि भारतीय और विदेशियों को भी प्राप्त हैं, है ना। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं कि भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो जैसे कि हो गया है विधि के समक्ष समता, तो ये हमें भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं आपसे आर्टिकल 14 मैंने आपसे पूछा, और पूछती हूँ मैं अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद आपसे मैं पूछूँ अगर 15, बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 15 अनुच्छेद जो है, मैं इसलिए इसे करा रही हूँ ताकि आपका जब थोड़ा टाइम बच गया है, तो मैंने सोचा कि आपसे 2-4 क्वेश्चन मैं पॉलिटी के कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी मैंने आपको पढ़ा दी है, लेकिन आप तो कमेंट करते नहीं हो, आप बताते नहीं हो। आप टेलीग्राम चैनल भी आपने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन आप वहाँ पर भी कुछ नहीं पूछते हैं। आपको एक स्टूडेंट्स का पता है क्या होता है, उसे पूछना चाहिए, जितना हो सके उतना पूछना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं पूछते हो। अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 की बात करें, तो ये है कि धर्म मूल वंश के आधार पर क्या है कि जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे। और भेदभाव करना क्या है, प्रतिषेध है, ठीक है, प्रतिषेध है। आप ये सब चीज़ करना क्या है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद कहता है 15 अनुच्छेद में ये बात क्या है, बोली गई है। एक और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चलो मैं 17 का पूछती हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो 17 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, तो ये है अस्पृश्यता, ठीक है। अस्पृश्यता, छुआछूत जिसे बोलते हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं कि ये है, इसकी कास्ट ये है, ये अगर हमें छू लेगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, ये मानसिकता क्या है, ये मानसिकता आज भी मतलब बहुत लोगों में है, लेकिन हमें ये मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में ये बात बोली गई है। अगर बात करें 18 की, तो 18 क्या बोलता है, 18 बोलता है आपका 18 जो अनुच्छेद है, 18 अनुच्छेद क्या बोलता है, 18 अनुच्छेद बोलता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का क्या है, अंत है। अनुच्छेद बोलता है 18, ठीक है, अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत, लेकिन उसमें सेना के क्षेत्र में, ठीक है, आप उपाधियाँ क्या है, ले सकते हो, लेकिन आपको और सब जगह क्या है, उपाधियों का क्या है, मना किया गया है।
तो ये मैंने कुछ आपसे टॉपिक पूछे थे। अगर मैं एक और टॉपिक आपसे पूछूं, जब संविधान सभा बनी थी तो उसकी जो मुख्य समितियां थी तो कौन कौन थे? ठीक है, आपको पता होगा 1946। ठीक है, 1946 में 1946 में आपको पता होगा कि 1946 में जो हमारी अंतरिम सरकार थी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि सदस्य थे, आपको पता होगा उसमें सदस्य जो थे, तो उनमें उनको कौन से सदस्यों को कौन सा मंत्रालय मिला था? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा मंत्रालय किसको मिला था, तो आज मैं यहाँ पर आपको सदस्यों के नाम बताऊंगी और मंत्रालय बताऊंगी जो हमारी अंतरिम सरकार थी 1946 में। ठीक है, 1946 में। ठीक है भाई, तो जैसे कि पहले सदस्य कौन थे? पहले सदस्य हैं श्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर मैं बात करूं श्री जवाहर लाल नेहरू जी की, तो ये क्या थे? ये आपको पता होगा कि ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री भी श्री जवाहरलाल नेहरू ही हैं और ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो ये गृह मंत्री थे, आपको पता है, गृह सूचना, ठीक है, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे ये। तो गृह मंत्री थे, आपको पता होगा 562 रियासतें एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें विलय करने का श्रेय किसको जाता है? जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? एकता की बात जो करते हैं हम, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार, तो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, ये आप बताया करो थोड़े बहुत। अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको बताना चाहिए, ऐसा नहीं है तो। और अब आगे देखते हैं जॉन मथाई, ये भी सदस्य थे, जॉन मथाई भी। तो जॉन मथाई, क्योंकि पता है इनके मंत्रालय और इन सदस्यों के नाम और मंत्रालय आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डॉक्टर जॉन मथाई कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है, ये थे उद्योग मंत्री। ठीक है, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, उद्योग मंत्री थे। नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट है आपका जगजीवन राम जी क्या थे? जगजीवन राम जी क्या थे? जगजीवन जो राम जी थे वो थे कामगार मंत्रालय में। ठीक है, कौन सा मंत्रालय था उनके पास? कामगार, तो कामगार मंत्रालय उनके पास था। नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह क्या थे? सरदार बलदेव की बात करें तो ये क्या थे? सरदार बलदेव सिंह क्या थे? तो ये थे आपके रक्षा मंत्रालय, इनको मिला हुआ था। रक्षा मंत्रालय किनको मिला हुआ था? रक्षा मंत्रालय तो सरदार बलदेव सिंह को मिला हुआ था। नेक्स्ट है CH भाभा। ठीक है, भाभा, तो ये इन्हें कौन सा मिला हुआ था? इन्हें मिला हुआ था कार्य या खनन मंत्रालय। ठीक है, कार्य या खनन एवं शक्ति मंत्रालय। ठीक है, शक्ति मंत्रालय, तो इन्हें मिला हुआ था। अब लियाकत अली को देखते, लियाकत अली खान को क्या मिला हुआ था? तो लियाकत अली खान को क्या मिला हुआ था? लियाकत अली खान को क्या मिला हुआ था भाई? इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था? तो इन्हें वित्त मंत्रालय मिला हुआ था। कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था? इन्हें वित्त मंत्रालय मिला हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका अब्दुल। ठीक है, कौन है? अब्दुर्रब निस्तर। अब्दुल निस्तर की बात करें तो इन्हें अब्दुर्रब निस्तर को कौन सा, निस्तार को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था? तो इन्हें पोस्ट व वायु मंत्रालय। ठीक है, पोस्ट व वायु मंत्रालय क्या है? इन्हें मिला हुआ था। याद रहेगा, ये जितने भी मैं आपको सदस्यों के नाम बता रही हूँ और इनके मंत्रालय बता रही हूँ, जो भारत, जब हमारी अंतरिम सरकार थी, जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद में जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, तो उसके जो सदस्य थे
और उसको कौन सा मंत्रालय मिला था वो मैं यहाँ पर करा रही हूँ। समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपके समझ में आ रहा हो। आपको जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ एक एक करके, ज़्यादा वो नहीं है कि मैं मतलब आपको बहुत अलग ही लैंग्वेज में समझा रही हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप ध्यान से सुनो और सारे शब्दों को और सारे जो मंत्रालय और सदस्य हैं उनको याद रखो। सी राजगोपालाचार्य जी आपने सुना होगा, कौन थे ये भारतीय अंतिम कौन थे ये? श्री राजगोपालाचार्य, बताना कमेंट में कौन थे भारत के अंतिम श्री राजगोपालाचार्य। तो इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला था? इन्हें मिला था शिक्षा एवं कला, शिक्षा व कला। ठीक है, इन्हें शिक्षा व कला मिला हुआ था। कमेंट में बताओ श्री राजगोपालाचार्य जो थे उन्हें अंतिम भारतीय कौन थे वो? कमेंट में बताओ। ये श्री राजगोपालाचार्य हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आई चुंद्रीगर। ठीक है, आई चुंद्रीगर क्या थे? ये क्या थे? ये थे वाणिज्य मंत्रालय में थे, ये वाणिज्य मंत्रालय में थे। नेक्स्ट बात करें गजनाफर। ठीक है, गजनाफर अली खान क्या थे? गजनाफर अली खान क्या थे? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय थे। ठीक है, ये इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला था? इन्हें मिला था स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय मिला था इन्हें? स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। ठीक है, किसे? गजनाफर अली खान को। लास्ट जो है आपके वो हैं जोगिंदर नाथ मंडल। ठीक है, जोगिंदर नाथ मंडल, ये क्या थे भाई? जोगिंदर नाथ मंडल क्या थे? तो ये थे विधि मंत्रालय। इन्हें क्या मिला था? इन्हें मिला था विधि मंत्रालय। ठीक है, इन्हें मिला था विधि मंत्रालय। तो ये हो गया है आपके, कितने सदस्य हो गए आपके? काउंट करके मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, ये हो गया है आपका जो अंतरिम सरकार थी 1946 में। तो जब जो मंत्रालय और सदस्य थे वो इन सब से रिलेटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? भारत में आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताने, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? ठीक है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं। आपने जीएसटी का सुना होगा, तो जीएसटी जब लागू हुआ था तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया है कि जीएसटी जब लागू हुआ था तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि जब वो पहले हमारी 21 वर्ष आयु थी मतदान करने की, कितनी आयु थी? 21 वर्ष, लेकिन फिर उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। ठीक है, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? कि पहले हम जब मतदाता थे या मतदान करते थे तो उस टाइम पे तो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन फिर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा? आपसे मैंने जीएसटी का पूछा है एक, तो जीएसटी का कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये है आपका 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड है, याद रखना। और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 61वां। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, याद रहेगा। ठीक है बच्चे, तो याद रहेगा आपको ये बातें। ये मैंने आपको कुछ अलग से जानकारियाँ दी थी ताकि आपका क्या है कि आप अपनी चीज़ों को भूलो नहीं। जीएसटी संविधान संशोधन कितना था? तो 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो याद रहेगा आपके ये सब चीज़ें। और आपसे अगर मैं पूछूं कि मतदाता, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फिर क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। और क्लास को यहीं पे होती है आपकी क्लास ख़त्म। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि
पहला संविधान संशोधन कब किया गया था और किसके लिए किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, पहला संविधान संशोधन जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। पहला संविधान संशोधन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। क्यों किया गया था? इसके द्वारा जो 9वीं अनुसूची है हमारी, ठीक है, जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था, ठीक है, उसको इसमें शामिल किया गया था 1951 में जो पहला संशोधन हुआ था, और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। और क्लास आप कमेंट किया करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।